पाकिस्तान नेवर फेल्स टू एंटरटेन, तो वो एंटरटेनमेंट तो चलता ही रहता है, लेकिन उस एंटरटेनमेंट के बीच में एक सीरियस इशू ये आया है कि उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज किया है। तो ये जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर का रिवीजन है, इसको हम कैसे देखें? क्या हम इसको ऐसे देखें कि उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी रिवाइज हो गया है, और क्या हमें फिर उसको इसी तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्या हमें अपना जो नो फर्स्ट यूज का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको कम से कम पाकिस्तान के संदर्भ में या ऐसे देशों के संदर्भ में जिनकी एक प्रॉपर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नहीं है जो कंसेंसस से काम करती है, और उनके विषय में दूसरी तरह का एक हमें एक एटीट्यूड रखना चाहिए या पोस्चर रखना चाहिए? संजय जी, मैं ऐसा करूँगा, आपकी सवाल की जवाब देने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि जब से आपने ये मैसेज दिए हैं तब से मैं खूब सारे पॉडकास्ट सुना हूँ। जनरल PR शंकर साहब का, ब्रिगेडियर अरुण सेगल, जनरल GD बख्शी साहब का, चंद एक मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तान और हमारे इंटरनेशनल जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्टडी करके मैं थोड़ा सा इस निचोड़ पे आ गया हूँ जो मैं आपके साथ आज आपके व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये मैं कह देना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हम सुन रहे हैं, पाकिस्तान ये कर दिया, वो कर दिया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कोई गांव के हाट में कोई सब्जी गोभी या मूली जैसे नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो झटका लगा है वो तो अभी तक एहसास नहीं कर पाए हैं। लिव अलोन उसको कैसा कंसोलिडेट, रिपेयर, रिफिट कैसे करेंगे, दैट इटसेल्फ विल टेक अनदर ईयर, मे बी 2। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कोई ऐसा छोटा मोटा कोई टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें काफी गहरा इम्प्लीकेशन है। मैं जानता हूं उन्होंने क्या बदला है और उस जो बदलाव लाए हैं थोड़ा सा वो, दर्शकों के लिए भी थोड़ा समझा दें, दर्शकों को हाँ भी थोड़ा समझा दें कि क्या बदला है उन्होंने। ओके। नाउ क्या बदला है, ये सिर्फ एक बात बता देता हूं कि हर हर चाहे इस्लामिक रिपब्लिक हो या कोई डेमोक्रेसी हो या रशिया चाइना का अलग सिस्टम है जो अथॉरिटेरियन रूल है, ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं उनका एक सिस्टम माना जाता है, ये जो कॉलोनियल पावर्स के नीचे जो सर्व किया है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। और ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का जो चेयरमैन होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास रखा जाता है। और जो पाकिस्तान में, सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं व्याख्या में बताने की कोशिश करूंगा संजय जी कि और बाएं दाएं ने क्या क्या उन्होंने मोड़ने की कोशिश की है, मॉडिफाई करने की कोशिश की है। अभी हुआ क्या है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी मेरे समझ के मुताबिक अभी उन्होंने एक जना के पास रखा है। यूजुअली आप सारे देशों का विश्व में स्टडी करेंगे वो 3 जनों के पास होता है। उसको बोलते हैं कॉलेजिएट सिस्टम, नहीं, उसको बोलते हैं आपका एक नोटिंग सिस्टम, इनिशिएटर, रेकमेंडर एंड अप्रूवर। मैं सिंपल भाषा से बोल रहा हूँ ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। 3 जना होना निहाती आवश्यक है। एक कोई इनिशिएट करेगा, उसको कोई रेकमेंड करता है सिंपल भाषा में, और कोई अप्रूव करता है। वही जो अप्रूविंग अथॉरिटी पहले डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता था। अभी जो बदलाव आया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 27 उनका अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल 243 अमेंडमेंट हुई है, पावर ऑफ सुप्रीमो, अच्छा जो आपके चैनल में कहते हैं कि फील्ड मार्शल, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, वो फील्ड मार्शल है। आज के दिन में वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ना केवल आर्मी को रूल कर रहे हैं बल्कि आर्मी के नीचे, ये पहली बार बाय द वे इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर मिलता है, मैं एज अ स्टूडेंट में सीखना चाह रहा हूं कि पहली बार एक आर्मी चीफ जो है वो एयर चीफ को काबू में लिया है और जो नेवल चीफ उसके नीचे रखता है। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि जो पाकिस्तान का जो एयर चीफ है बाय डेट ऑफ कमीशन, ये मुनीर साहब से सीनियर है। जो बाबर साहब बोलते हैं ना, बाबर साहब का जो डेट ऑफ कमीशन है, ही इज सीनियर टू द आर्मी चीफ। ये कभी नहीं हुआ। तो इसी गैप को वो ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वो अलग चैप्टर है, सेपरेटली पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कैसा उनका गुस्तम गुस्ता हुआ था,
काफी मतभेद हुए थे, एयर डिफेंसेस का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन इंटीग्रेट नहीं हो पाया, और एयरफोर्स वाले बोले कि भाई हमेशा एयर डिफेंस आर्मी का जो एयरफोर्स के नीचे आना चाहिए, आर्मी वाले बोले कि सॉरी आप हमारे नीचे आओ। तो काफी कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहा, जिसके वजह से हिंदुस्तान ये गैप का फायदा उठाते हुए उनके सारे उनको यहां तक सवाल पूछे, क्वेश्चंस पूछे हैं कि 12 में से जो लॉजिस्टिक टेररिस्ट बेसिस था 11 बेसिस पे हिट हुआ, आपने क्या किया एयर चीफ को? तो एयर चीफ बोलता है भाई मैं आपसे सीनियर हूं, आप मेरे से सवाल क्या पूछ रहे हैं, मैं आपको सवाल पूछता हूं। तो इस किस्म की काफी तर्क बितर हुए हैं। सो आज जो बदलाव हुआ है वो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं, बल्कि मुनीर साहब इंचार्ज में है। ये एक अनोखा किस्म का बदलाव है, और हमेशा यह हमारे दर्शकों को मैं बता यहीं पे खत्म करना चाहता हूं, ताकि और जो इश्यूज लिंक्ड है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पीछे उसको बयान दे सकते हैं ना। इसके नीचे तो ये कह क्या सकते हैं कि साहब की इनिशिएटर, रेकमेंडर और अप्रूवर तीनों एक ही हो गए। इनिशिएटर, मैं तो अपने भाषा से सिंपल भाषा से बता रहा हूँ, 3 जना होते हैं। इनिशिएट कोई करेगा, कम से कम 3 जना होते हैं। अभी ये जो पोजीशन लिया है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जब मर्जी हो तब वो बटन दबा सकते हैं। बट इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा न्यूक्लियर हथियार जो है ये कोई ऑफेंसिव कंपोनेंट नहीं होता, इट इज ए डेटरेंट, इट इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस। जब वेपन ऑफ डेटरेंस होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसको इस्तेमाल ना करके आप दुश्मन को डरा सकते हो। डराना किस चीज के लिए? पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर हथियार बनाया है वो किस लिए? वो इसीलिए ताकि हिंदुस्तान का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, उनको यकीन है कि हिंदुस्तान का मिलिट्री कैपेबिलिटी कोई गुना ज्यादा उनसे काफी बड़ा है, किसी भी हालत में उसको वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल इट इज बियॉन्ड डाउट। तो एक ही तरीका है न्यूक्लियर वेपन को वो उसको कामयाबी हासिल करना। बट इज इट दैट दे विल बी यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन? ना, दिस टाइम विल टेल। ना, यहीं पे मेरे को अलाउ करिए ताकि मैं इधर जो चेंजेस हुए हैं मैं बता दूं आपको क्लैरिटी के साथ। जी न्यूक्लियर जी जी। कमांड अथॉरिटी एक हो गया, उसके नीचे आता है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड कमांडर। ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड कमांडर ये एक नया एक उन्होंने हायरार्की क्रिएट किया है, और यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर जिसको मुनीर साहब नॉमिनेट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेंगे बाय एन एक्ट ऑफ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, ये है न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी कमांड कमांडर, एक आर्मी ऑफिसर। ये 3 स्टार आर्मी मेरे समझ के मुताबिक 3 स्टार है। ये वो सीडीएस विल नॉमिनेट, ही विल रिकमेंड द नेम टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड Prime Minister of Pakistan will appoint him officially by legal means. Now, काम क्या है, रोल क्या है? ये जो अपॉइंटमेंट है ये पहले नहीं हुआ करता था, अभी उन्होंने शुरू किया है। इनका बेसिक मैंडेट जो है वो है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ ऑल द न्यूक्लियर वेपन्स, प्लस जितने उनके पॉलिसी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स जो इवॉल्व करेंगे ये यही करेंगे ना। ये जो नए अपॉइंटमेंट दिए हैं आप इस नजरिया से देखिए, 3-4 चीजें मैं इसी के साथ आपको क्लैरिटी लाने के लिए मैं बता देता हूं कि पहले जो कमांड अथॉरिटी था, आपको जो नेशनल कमांड अथॉरिटी, इनके हेड थे प्राइम मिनिस्टर, उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, सर्विस चीफ होते थे, ठीक है ना, तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के तीनों होते थे। अभी ये बदल गया है, एनसीए मुनीर साहब बैठे हैं, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांडर जो है ये इज नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहीं पे एक सवाल आता है, तो वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर देन? तो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो होता था वो कहाँ गया? तो आप थोड़ा सा कंपेयर करके 2 लाइन में मैं खत्म करता हूं यहीं पे। पहले जो नेशनल कमांड अथॉरिटी होता था, प्राइम मिनिस्टर इज टू बी लीडिंग, उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, सर्विस चीफ्स होते थे, और इनके नीचे 2 कमिटी होता था। एक कमिटी था ये जो एम्प्लॉयमेंट कमिटी, और दूसरा है डेवलपमेंट कंट्रोल कमिटी। ये सारे चीजों को उन्होंने मर्ज करके ये जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड कमांडर है इनके नीचे वो ले आए हैं। और इनके जो स्टाफ होते थे, 2 कमिटी के जो स्टाफ, वो स्टाफ होते थे स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, जो हमारे पॉपुलर लीडर बहुत सुने हैं और आपके पॉडकास्ट के जरिए से मैं
संजय जी काफ़ी बार चर्चा भी किया हूँ, उनका लेफ्टिनेंट जनरल किदवई साहब है, अहमद किदवई, काफ़ी लर्नेड, काफ़ी गहरा नॉलेज है उनका। और वेस्टर्न मीडिया में अगर आप जाएंगे, ये पाकिस्तान के एक ये जनरल साहब हैं जो इनके डीजी हुआ करते थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। इनको टाइम टू टाइम काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में इनकी रेफरेंस आता है, नॉट बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट, बट बिकॉज ही इज एक्चुअली द हेड ऑफ और न्यूक्लियर आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड, जिसके ऊपर जिस किस्म की एक काबू होना चाहिए वो नहीं है। ये मेरा मेरा जजमेंट है, मेरा असेसमेंट, क्योंकि मैं कुछ चंद एक डॉट्स को ज्वाइन किया हूं जो बाकी नहीं कर पाए हैं शायद अभी तक। और जो डिसीजन मेकिंग है वो पॉलिटिकल मिलिट्री, ये जो एक कन्वर्जेंस जो लीडरशिप है वो पहले एक यूनानिमिटी, एक कंसेंशुअल डिसीजन हुआ होता था। अभी वो कंसेंशुअल डिसीजन के जगह मुनीर साहब डिसीजन लेंगे, जो कि बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उनको पावर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 और आर्टिकल 243, जिसकी वजह से उनका कंप्लीट जो आप जो लीगल इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड किया गया है, लाइफ टाइम, नथिंग कैन हैपन टू हिम एंड ही कैन टेक एनी कमांड, कंट्रोल एंड डिसीजंस व्हिच आर रिलेटेड विथ रिगार्ड टू द नेशन। ही नीड नॉट जस्टिफाई। उसका मतलब यह है कि उनका ना अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी की तरफ है, ना लेजिस्लेचर की तरफ, ना कोई सिस्टम जो एक आम तौर पे एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए।